शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. We are the wings of Brahma Kumaris. नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछली बार हमने बात की थी प्रकृति और मनुष्य, इन दोनों के तालमेल के बारे में। हमने ये जाना था कि प्रकृति को बिगाड़ने में कहीं ना कहीं मानसिक सोच का और 5 विकारों का बहुत बड़ा रोल है, और यदि हम इनको अपने मन से ख़त्म कर दे, रिमूव कर दे, तो बाहरी पॉल्यूशन शायद ख़त्म हो जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में हम यही देखेंगे, यही डिस्कस करेंगे कि पॉल्यूशन के कारण क्या हैं और कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। और इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री मोहन सिंगल जी। एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी जाना कि जितना भी हम पॉल्यूशंस की बात की, हमने डिज़ास्टर्स की बात की, उसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो अंदर से है। इनर नेचर की आपने बात की कि इनर हार्मनी डिस्टर्ब होने से बाहरी हार्मनी भी डिस्टर्ब हो गई। हम सभी को मालूम भी है कि आज इंसान इतना लालची हो चुका है कि वो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को वो काटता जा रहा है, और जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। केवल लालच नहीं, बल्कि देखा जाए तो मनुष्य के जो भी विकार कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो लोभ की तो बात आपने करी, लालच की, लेकिन देखा जाए इसके अंदर सभी विकार इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात हुई कैसे है, मुझे याद है, मैं बता भी रहा था शायद कि कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 70-80 वर्ष पहले तक ये विषय ही नहीं था। बिल्कुल। मैंने भी जब पास किया इंजीनियरिंग, तब एनवायरनमेंट का कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, लेकिन अब तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी हो गया। बिल्कुल। तो वो इस कारण से कि पहले ये समस्या थी नहीं प्रदूषण की, और ये धीरे धीरे बढ़ती गई, और अभी इसने बहुत बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लिया है। तो इसकी एक मुख्य कारण तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या में वृद्धि। तो जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उनकी नीड्स पूरी करने के लिए हमें जंगल भी काटने पड़ते हैं, हमें बहुत से ऐसे कार्य, प्रकृति विरोधी कार्य करने पड़ते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, और वो कुछ आवश्यक भी हैं। इसीलिए ये बैलेंस रहे दोनों में, तो एक कॉन्फ्रेंस में, रियो डी जनरियो में, ये वर्ड दिया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी। तो एक तो इसका ये मुख्य कारण यही है कि ये थ्योरी तक ही सीमित रहा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रैक्टिकल रूप नहीं दे पाए। विभिन्न दुनिया की सरकारें काफ़ी हद तक ये जिम्मेवार है, क्योंकि इसकी तरफ हमारा अटेंशन कम है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, बल्कि डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा है। और वैसे देखने में तो सही भी लगता है, इसलिए चाहे सरकारें हों, चाहे एनजीओज हों, चाहे प्राइवेट बॉडीज़ हों, वो एक एनवायरनमेंट को एक सेकेंडरी सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से सबने समझ लिया कि ये केवल विषय ही नहीं, सेकेंडरी की बात नहीं, प्राइमरी भी नहीं, बल्कि इसे टॉप मोस्ट रखना पड़ेगा एजेंडा पर, क्योंकि इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस। बिल्कुल, आपने सही कहा कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेट, लेकिन हमें एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारा लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो हमने नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल। और हम देखते भी हैं कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लॉज भी बनाती है, राइट, लेकिन फिर भी उसको, लॉज को इंसान ब्रेक करता है, तब भी वो बिल्कुल अंधा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो मुनाफा ही चाहिए। बड़ी आवश्यकता ये है कि केवल सरकार पर ही ये चीज न छोड़ी जाए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल
ऑफ द कंट्री वो ये समझे कि ये मेरी ड्यूटी है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स की आवश्यकता है। और मुझे ये बताते खुशी होती है कि ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस विंग के माध्यम से कई अवेयरनेस प्रोग्राम निकाले हैं। अभी तक लगभग 20 अवेयरनेस प्रोग्राम हो चुके हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम एंड डिसास्टर मैनेजमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स जी। तो पहले एनवायरनमेंट अवेयरनेस की थी, तो अभी ये तो कह सकता है हर एक कोई कि इसके प्रकृति प्रति जागरूकता तो आई है, लेकिन वो जागरूकता एक थ्योरेटिकली एस्पेक्ट तक ही लगभग सीमित है और प्रैक्टिकल में वो अभी तक हमारे कार्य व्यवहार में उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए। मतलब बातें तो हम बहुत करते हैं, हाँ, लेकिन उसका जो एक्चुअली में जब आते हैं तो वो बहुत ही कम रेशियो हो पाता है। जैसे कि हम ट्री प्लांटेशन की भी बात करते हैं, हम बहुत सारे कैंपेन्स लगाते हैं कि हमें धरती को फिर से हरा भरा बनाना है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो वो ट्रीज कहाँ जाते हैं पता ही नहीं है। वेरी राइट। तो इसीलिए मुझे ये बताते खुशी होती है कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और मुझे कई ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिला और मैंने देखा उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम नहीं होता, एक एक ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक एम्प्लॉय को दे देते हैं और उसका अटैचमेंट उससे प्लांटेशन करवाते हैं उसके बर्थडे पर या मैरिज डे पर या ऐसे डे पर जहां उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो इसमें देखा गया बहुत सक्सेसफुल, और उसका और उत्साह दिलाने के लिए उसका नेम प्लेट भी लगा दिया जाता है कि सच एंड सच के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में और समथिंग लाइक दैट। तो देखा गया है कि वो उसका सर्वाइवल रेट बहुत काफ़ी होता है, अप टू 90 to 95% तक सर्वाइवल रेट होता है। दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जब तक व्यक्ति का इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा किसी चीज़ से, उसके प्रति उसका जो डिवोशन है वो नहीं हो पाएगा। इंडिविजुअल भी कई बार हम देखते हैं घरों के अंदर, सपोज पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, टीवी चल रहा है तो 24 घंटे चल ही रहा है, एसी चल रहा है जी। वो कई लोगों का तो ये मानना होता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसका बिल भर देंगे, इसलिए चलता है, चलने दो जी। इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा जरूरी यही है कि ये मनी तो एक फैक्टर है जी, लेकिन मेन चीज़ है अगर उनका वेस्ट हुआ तो दूसरा उनका जो नेबर है, दूसरा जो हमारा सिटीज़न है कंट्री का, उसको बिजली नहीं मिलेगी और ये इलेक्ट्रिक कट होगा। तो इसलिए उसके अल्टीमेट सफरर तो सोसाइटी एज ए होल है। और इसमें इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितना आपने सेव किया वो प्रोडक्शन में ही हो गया एक तरीके से। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली, आवश्यकता यही है कि हम इसको कंजर्व करें। इसीलिए अभी ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भारत सरकार ही नहीं बहुत सरकारों का ध्यान है। और मुझे ये बताते खुशी होती है ब्रह्मा कुमारी इसका भी ना, इसके अंदर भी एनर्जी कंजर्वेशन पर काफ़ी अटेंशन है। पिछले कुछ लगभग 8-10 सालों के अंदर हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जिसमें एनर्जी हम कंजर्व कर सकें और जिससे हमारे और नेबर हैं, दूसरे सिटीजन्स हैं और जो शहरवासी हैं उनको बिजली मिल सके। तो इसीलिए एक तो ये है कि लव एंड यू सी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट द फेलो ह्यूमन बींग्स। तो दूसरों के प्रति भी हमारी संवेदना हो, जितना संवेदनशील हृदय होगा एक तो वो हम कर सकेंगे। और दूसरा ओवरऑल जैसे कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, बिल्कुल है ना। तो थिंक दैट वे बट एक्ट तो हमें करना है। और मेरा एक सिंपल एक्ट भी ना, आज ये आता है कई स्टैटिस्टिक्स आती हैं, एक सिंपल हम बल्ब भी चेंज कर देते हैं अगर तो एलसीडी तो कितना सेव हो जाती है एनर्जी उसमें। तो एक छोटे से छोटा स्टेप, हमें लगता है हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते चलो अगर ये टैप चल रहा है तो थोड़ा ही तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उतना ही पानी अगर सेव हो गया तो टोटल मिला के ओवरऑल ये बहुत बड़ी सेविंग हो जाती है। सेव वाटर, यू सेव द वाटर, वाटर विल सेव यू। गवर्नमेंट ने काफ़ी स्लोगन ऐसे वो करे हुए हैं। और अभी बेसिकली अर्थ साइंटिस्ट हम जानते हैं वाटर लेवल अर्थ में बहुत डाउन 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 होता चला जा रहा है और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन तक आ गया है, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इतना डेंजरस सिचुएशन तक तो कहीं ना कहीं आ गया है कि बिल्कुल पीने का पानी लगता है आगे 10-12, इट इज सेड कि नेक्स्ट वर्ल्ड वार विल बी ऑन वाटर।
विश्व युद्ध ही पानी के ऊपर होगा, किसी और प्रॉपर्टी और उसके ऊपर नहीं। भाई उसके यहाँ वाटर टेबल 30 फीट है, मेरे यहाँ 100 फीट है, चलो अटैक इट। यू सी दिस मे बी द रीजन। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को मालूम भी है कि इल इफेक्ट्स हैं, क्या क्या होंगे यदि हम ये कदम उठाएंगे तो उसका ये रिजल्ट होगा, हमें मालूम है। मैं एक इंडस्ट्री लगाने जा रही हूँ और मुझे मालूम है कि ये इंडस्ट्री मैंने लगाई और ये हवा में जो पॉल्यूशन चला गया वो बहुत लोगों की जिंदगी को खराब कर सकता है, उनको डिजीजेज हो सकती हैं, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मैं किए जा रहा हूँ, उनके जो इल इफेक्ट्स हैं उसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। राइट। सो हाउ टू सॉर्ट आउट कि कैसे चेंज करे ह्यूमन साइकोलॉजी को कि वो इस तरह से ना करे। प्रॉफिट और तरीकों से भी हो सकता है। इसका एक तो कारण ये है कि कोई भी चीज का जहाँ इमीडिएट इफेक्ट होता है वो तो हम रियलाइज करते हैं, और जो इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद होता है ना, उसको हम उतना फोरसाइटेडनेस न होने से उसको नहीं देख पाते। अब आज हम जो कर रहे हैं एक्चुअली उसका इफेक्ट होगा 20 साल बाद, 25 साल बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन पर, तो उसको हम नहीं इतना देख पा रहे हैं। लेकिन इमीडिएटली आज मुझे तो पानी आज चाहिए अपने डेली नीड के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, सारे घर के यूज़ के लिए। तो अगर मेरे कंटिन्यूस पानी एक्सप्लोरेशन से वाटर टेबल नीचे जाएगी और इतना बड़ा वाटर टेबल है, चलो वो 15-20 साल बाद 5 फीट नीचे गई, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगता है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये नेक्स्ट जनरेशन के क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। जैसे आज हमारे लिए इमीडिएट, तो वो चूंकि इमीडिएट उसको इफेक्ट नहीं कर रही है हमारी लाइफ को, तो हम सोचते हैं कि चलता है, ये वर्ड लेते हैं, हम इग्नोरेंट हो जाते हैं, कि हाँ 20 साल बाद ये इतना नीचे होगी, इतना डिफिकल्ट होगा, उसकर हमारा फोरसाइटेडनेस नहीं होती है। बिल्कुल, कई बार हम ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन का काम है ये गवर्नमेंट का है, ये हमारा नहीं है। एग्जैक्टली। हम अपने घर को तो इतना चमकाते हैं, इतनी उसकी साफ सफाई पे ध्यान देंगे कि कहीं एक मिट्टी का कण जो है मेरे घर में नजर नहीं आना चाहिए। और वही घर का जो भी वेस्ट होगा तो मैं क्या करता हूँ, या तो उसको अपनी गली के बाहर डिस्पोज कर देता हूँ, वहीं गिरा देता हूँ, या कहीं सड़कों पे गिरा देता हूँ। तो दिस इज हाउ आवर मेंटालिटी हैज बिकम। इसमें दोनों का रोल है, इंडिविजुअल का भी और गवर्नमेंट का भी और म्यूनिसिपैलिटी का भी। अभी मैं समझता हूँ काफ़ी जागृति आई है, क्योंकि पहले उसके पास कोई अल्टरनेट ही नहीं था कचरा को डिस्पोजल का जी। कहीं ना कहीं गली में डालेगा, बाहर डालेगा, किनारे। अभी म्यूनिसिपैलिटी में अवेयरनेस आई है, तो उन्होंने भी सड़क पर जगह जगह ऐसे डस्टबिन्स लगाए हैं भाई। और नॉट ओनली डस्टबिन, ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए, दिस इज फॉर दिस वेस्ट, लाइक दैट। उससे बहुत फर्क पड़ा है। कई शहरों का मैं खुद जानता हूँ कि इतना ज़्यादा कि बचपन से मैं देखता आया कि वही गली में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब जब ये हो गया है, अब उनको ऑल्टरनेट मिला ना, पहले ऑल्टरनेट नहीं था, तो उनका भी पूरा दोष नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पहले समझते थे जीवन ही यह है कि इधर गंदगी है, उधर गंदगी है, लेकिन टीवी ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। बिल्कुल। हमारे सामने वर्ल्ड हैज़ बिकम ए विलेज, ग्लोबल विलेज में जैसे हम रह रहे हैं। तो जब हम बड़े साफ सुथरे कंट्रीज को देखते हैं, जगह को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं, तो हमें लगता है यस इट इज़ पॉसिबल। नहीं तो हम समझते थे कि ये तो थ्योरेटिकल है। तो इसीलिए अब उनमें भी अवेयरनेस आई है और ऑल्टरनेट भी मिल गया कि हाँ दिस इज डस्टबिन, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो ले जाती है, साफ रहता है। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिविजुअल भी है, और साथ साथ पहला काम अवेयरनेस का ही है। और लोगों में अवेयरनेस आ गई है, प्लास्टिक वगैरह होता है उसके प्रति, नहीं तो इट वाज ए प्लास्टिक एज सम 5-10 years बैक, पूरा का पूरा प्लास्टिक। और इतना ही नहीं, जब डाल देते थे तो कहते हैं गाय भैंस के अंदर जाता है वो, इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ ऑल टॉक्सिक एंड अल्टीमेटली द एनिमल डाइज जी। तो इस कारण से अभी काफ़ी जागृति आई है, लेकिन वो जागृति आई है तो अप टू सम एक्सटेंट तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में इंडिविजुअल की लाइफ में आई है, लेकिन जितनी आनी चाहिए उतनी शायद अभी थोड़ी कमी दिखती है। लेकिन प्रोसेस तो शुरू हो गया, देयर इज नो डाउट। तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, कि लोग जो है सचेत हो जाएं कि नहीं, मुझे प्रकृति को बचाना है,
और जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात भी बताई कि हमें उससे लव होना चाहिए, एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। तो इसके अलावा भी हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो हम लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि नहीं, कैसे भी करके जो ये धरती हमें इतना कुछ दे रही है, आज तक दिए जा रही है राइट, और हम उसको क्या देते हैं? पोल्यूशन, कचरा, ये सब देते हैं। नहीं, वास्तव में ये देखिए कई फैक्टर, सबसे ज्यादा भय मनुष्य को किससे होता है? मृत्यु से, उससे सबसे ज्यादा डरता है। वेयर द क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल इज देयर। तो अगर कहीं ना कहीं उसे ये जागृति आ जाती है कि दिस इज गोइंग टू लीड टुवर्ड्स माय डेथ, तो आदमी उसके प्रति सचेत हो जाता है। तो इसीलिए अभी जब लोगों में ग्लोबल वार्मिंग और ये सब का, और देखा उन्होंने क्लाइमेट चेंज की, जहाँ गर्मी का मौसम है वहाँ तो सर्दी बर्फ पड़ रही है, और जहाँ सर्दी या बर्फ पड़ा करती है वहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर है। अब प्रैक्टिकल देख लिया ना, तो अब लोग बिलीव बहुत इजीली कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ऐसा होना, इसीलिए अभी ये साइंटिस्ट के रिसर्च ने बताया जहाँ जहाँ ओजोन होल का होल हो गए थे, काफ़ी हद तक बीच बीच में भरने लगे अपने आप। तो लोगों के एक्शन जो हैं तो हुए हैं, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट। और दूसरी बात यह है कि जैसे प्राकृतिक आपदाओं की बात है, प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि दिस इज द मीन कि प्राकृतिक आपदा से हम थोड़ा बच सकते हैं, तो आदमी का एक्शन उधर की तरफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सब जानते हैं अर्थक्वेक आता है, उसके लिए कोई डिमार्केशन नहीं है कि ये डेवलप्ड नेशन है या ये अंडर डेवलप्ड, कहीं भी आता है और विनाश करके जाता है। तो इसके पीछे एक फिलॉसफी, फिजिकल मीन्स तो है ही है कि इसमें इट इज स्लाइड फ्रॉम अलोंग द फॉल्ट्स, धरती के अंदर फॉल्ट्स हैं, फोल्ड्स हैं, अनकन्फर्मिटीज वगैरह हैं, ये सब टेक्निकल टर्म है अर्थ साइंसेस की। तो जहाँ फॉल्ट होते हैं वहाँ पर स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ थोड़ा होता है, तो दैट क्रिएट्स अर्थक्वेक। तो अब आवश्यकता ये है कि फिजिकल मीन में तो हम तो एज इट इज़ तो इमीडिएटली कुछ नहीं कर सकते, जहाँ पर फॉल्ट्स हैं और जो भी चीज़ हैं वो तो अर्थ में है ही हैं, लेकिन सटल रीज़न एक ऐसा है कि उससे हम अर्थक्वेक के इल इफेक्ट से बच सकते हैं। तो कैसे? एक तो फिजिकल जागृति हो उसके प्रति, हमारे आजकल जितने बिल्डिंग्स बन रही हैं सब अर्थक्वेक प्रूफ बन रही हैं जी। तो पहले अर्थक्वेक आता था तो उसमें कोलैप्स होते, ज़्यादा डेथ होती थी। अभी अगर वो आता है तो बहुत कम हो गया है उसमें डेथ्स वगैरह का। तो ये तो फिजिकल मेजर्स वगैरह हैं, लेने ही चाहिए। लेकिन एक थोड़ा सटल चीज़ भी है, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर लगेगा, लेकिन वो जीवन में बड़ी इफेक्टिव है कि नेचर के साथ हम अगर अपनी मित्रता कर लें ना, तो क्या होगा? नेचर इज गोइंग टू सेव अस, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड, कहते हैं ना। तो ये देखने में लगता है नेचर तो ये डल वो चीज़ है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इन तत्वों को देवता कहा गया है। जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, धरती माता। कोई नहीं चाहेगा अपनी माँ को हर्ट करना। तो इसका एक बड़ा सटल रीज़न है कि धरती के साथ मित्रता का भाव, माने मित्रता किन में होती है? जिनके संस्कार लगभग सेम होते हैं। शराबी की शराबी से होगी, पिक्चर देखने वाले की पिक्चर, जिनके संस्कार लगभग सेम होते हैं, मित्रता होती है। तो धरती में बड़े गुण हैं, लेकिन एक दो गुण, एक सबसे बड़ा धरती का गुण है दातापन का। धरती देती है, देती रहती है। हाँ, पानी है, जैसे आप बता रहे थे, अन्न भी वहाँ से मिलता है, फल भी, सब्जी भी, गेहूँ, अनाज, एवरीथिंग। तो धरती दाता है। अब हम भी दाता बन जाए, हमारी नेचर बताया ना, ये भी नेचर है, इंटरनल नेचर, वो भी नेचर है। तो दोनों नेचर को हम अगर मैच कर लेंगे ना, तो दोनों फिर एक दूसरे के फ्रेंड हो जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो हम दाता बन जाए। क्या दाता? अब देयर इज लिमिटेशन ऑफ फिजिकल थिंग की, कपड़ा, पैसा, अनाज, वो तो हर एक कोई अपनी जैसी उसकी स्टेट, मतलब वो है फाइनेंशियल, दे भी नहीं सकते। लेकिन हम प्रेम, सद्भावना, आदर, सत्कार, दूसरे को, ये तो इसमें तो कोई खर्चा नहीं होता। तो हम अगर अपना स्वभाव ऐसा बना लें कि हम दाता हो जाएं, हर एक को अगर हम देते चलें ये चीज़ें जिनमें कोई खर्चा नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये धरती से जिनके ऐसे संस्कार हो गए हैं, धरती अर्थक्वेक आता है, लेकिन अर्थक्वेक और जगह बहुत नुकसान करके जाता है। ये किसी न किसी कारण से इनको से, मुझे याद आता है, मैंने पढ़ी थी न्यूज़, सैन फ्रांसिस्को में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था यूएस में जी। और वहाँ चारों तरफ बहुत सारा, काफ़ी बिल्डिंग गिर गई।
लेकिन एक प्रोफेसर का एक रिट्रीट हाउस था, तो वहाँ पर कांच भी क्रैक नहीं हुआ। तो सब बाद में कुछ दिन में मीडिया के लोग गए उनके पास इंटरव्यू लेने, सर आपने किस मटेरियल का बनाया है ये, बिल्कुल कुछ भी आपका नुकसान नहीं हुआ। तो उसका क्या आंसर था, हम सब लोगों के लिए जागृति है। उसका आंसर था कि भाई मेरा मटेरियल तो वही है सब कुछ, लेकिन मैं रोज मदर अर्थ से वार्तालाप करता हूँ। आई टॉक विद हर, शी इज माई मदर, कि हे माता आप माँ हो, मैं बच्चा, आप ना मेरा नुकसान करोगे ना मैं आपका नुकसान सोच सकता हूँ। और आइए हम दोनों मिलकर के ना अपने संस्कारों को से वो करें एकजुट और पूरे विश्व की रक्षा करें। आइए, तो वो ऐसे, ये तो मैंने एक गुण बताया धरती का, धरती के अनेक गुण हैं। सहनशीलता भी है, सहनशीलता है, बहुत बड़ा गुण है धरती माता का। ये माता कही जाती है ना, माता तो प्रेम ही देती है। इसी प्रकार से मानो कहीं सुनामी आई, पानी है, वाटर फ्लड है, तो पानी का एक मुख्य गुण कौन सा है, फ्लेक्सिबिलिटी, यू सी एडजस्टमेंट। पानी को गिलास में लेंगे, गिलास जैसा भर जाएगा, जैसे शेप का होगा बर्तन तो वैसा हो जाएगा। तो आज आवश्यकता है हम भी अपनी नेचर ऐसी बनाएं कि हर एक के साथ एडजस्ट होके चल सके। लेकिन आज देखा गया मैन हैज बिकम एटामेंट, हर एक में कुछ ना, आई एम राइट, व्हाट आई से यू हैव टू ओबे। तो ये ईगो फैक्टर और ये चीजें ये उसके प्रकृति में आ गई हैं, तो अगेंस्ट नेचर ऑफ वाटर। तो क्या है, पानी का जो गुण है वो है एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी एंड ये सब खत्म होती जा रही है। तो दुश्मनी कर ही ली हमने नेचर के साथ। बिल्कुल। पानी में ये इसी तरह शीतलता का गुण है। आइए हम सब पूछें कि हम में शीतलता का है, मुझे क्रोध आता है कि नहीं? वी ऑल एग्री कि हाँ क्रोध तो आता है भाई, हम चाहते नहीं कि नेचुरल, हम नेचुरल तरीके से चलें तो हमारे में हार्मनी रहेगी। राइट, क्योंकि नेचर भी हमें कहीं ना कहीं सहनशीलता सिखा रही है, पीस सिखा रही है, लव सिखा रही है, और ये हमारा जो एक्चुअल नेचर ये भी नहीं है। और ये प्रैक्टिकली जब हम पैदा हुए थे तब था। देखिए एक बच्चा होता है ना, मुस्कुराता रहेगा, एंड जिन्होंने रिसर्च किया वो बताते हैं कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा जो है ना एक दिन में ना 300 से अधिक बार मुस्कुराता है, यूँ है ना। देखिए आप, हमारा उसका मुस्कुराहट देख के हमारी दिल खुश हो जाती है। अभी 3 बार भी मुस्कुराना बहुत डिफिकल्ट लगता है। नहीं, मुस्कुराने के लिए तो हमने लाफिंग क्लब बना दी है कि मुस्कुराहट अंदर से नहीं निकलती तो चलो बाहर से जाके हा 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 कर ले, बाहर से कर लेते हैं, लेकिन अंदर दिल से तो नहीं मुस्कुराते। तो भाव क्या है कि जैसे हम पैदा हुए थे बच्चा, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन कहा जाता है ना, तो इसीलिए अगर हम अपनी ओरिजिनल स्थिति को धारण करते जाएंगे जितना, उतना हम नेचर से क्लोज आते जाएंगे, हार्मनी विद नेचर होगी। और जैसा आई थिंक डिस्कस हो रहा था कि पशु पक्षी दे आर मोर इन हार्मनी विद नेचर। आपने बताया था कि वो अर्थ कोई आने वाला हो तो पहले ही उनको सिग्नल्स आ जाते हैं। राइट, और अर्थ को है कि नहीं, हर चीज में ये जो हाथी है, घोड़ा है, जानवर है, हाँ, ये पिछले सुनामी आई थी, एक भी हाथी वगैरह नहीं मरा। उन्हें सिग्नल हुआ और वो पहले ही भाग गए, पहाड़ी जगह पर चले गए, और आदमी कैजुअलिटीज हो गई सबकी। तो आज क्या है कि इनसे हम यही सीखें, हर एक से सीखने का है। तो प्रकृति के साथ हमारी जितनी हार्मनी रहेगी उतना वी विल बी इनडायरेक्टली सेफगार्डिंग आवरसेल्फ। प्रकृति यही देखती है कि कौन मेरा मित्र है और कौन मेरा शत्रु है। बिल्कुल, यानी संस्कार है ना, उसके लिए कोई रेस, कोई कंट्री, कोई डेवलपमेंट, डेवलप्ड नेशन, ये सब कुछ नहीं है। हर इंडिविजुअल को कौन किसका है बस। तो आज आवश्यकता ये भी है कि along with the physical measures we must take this type of subtle measure जो कॉस्टलेस हैं और जिसमें हम काफ़ी हद तक जा सकते हैं। नेचर की सबसे बड़ी ब्यूटी है ये अनलिमिटेड है जी, है ना। प्रकृति ने जो दिया, वायु दी अनलिमिटेड एंड बिना किसी खर्चे के। ऑक्सीजन थोड़ा सा सिलेंडर लेने जाओ कितना खर्चा होता है, इसने तो ये मिलियंस ऑफ लीटर जो है फ्री है। समुद्र कितना बड़ा है, आजकल तो पानी भी बॉटल्स में मिलता है, पैसे से खरीदा जाता है। यस यस। तो इस रीति से अगर देखा जाए प्रकृति का एक एक तत्व जो है ना इतना विशाल है, इतना अनलिमिटेड है, भगवान ने जो बना के दिया है बिना किसी खर्चे के, लेकिन हमने उसे लिमिट में ला दिया है जी। तो आवश्यकता है आज हमारी थिंकिंग पहले अनलिमिटेड होने लगे ना, फिर हमारे एक्ट भी एंड आवर एक्शन एंड एवरीथिंग विल बी अनलिमिटेड। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी आपसे प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में डिस्कस करती हूँ और आप उसका इतनी गहराई से
और इतना नाइसली आप आंसर देते हैं कि दिल करता है कि हाँ, वाकई में ही नेचर के साथ ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma Kumari.